नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह के काव्य खंड का पाठ 4 यानी अध्याय 4 कैमरे में बंद अपाहिज इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय जानेंगे और फिर काव्यांशों के भावार्थ पे आएंगे। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य ये आपको क्रमशः खंडवाइज बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म 1929 लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। तो ये था हमारा लेखक का परिचय। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क चौराहा, दफ्तर अखबार, संसद, बस, रेल और बाज़ार की बेलौज भाषा में उन्होंने कविता लिखी। गली मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिगत स्मृति उनके यहाँ नहीं के बराबर थी, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही खड़े रहे। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई। इनकी एक कविता संग्रह है, जो लोग भूल गए हैं, उसी से के अंश इसमें लिए गए हैं। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न के कैमरे के सामने जिस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ सदृश संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। इसकी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचता रहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा गया है।
इसके लिए कवि के दूर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यानी कि रघुवीर सहाय जी ने कविता के माध्यम से मीडिया व समाज की संवेदनाओं पर तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडियाकर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके दर्द को इस तरह कुरेदा जाता है कि उनकी बेबस आँखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडियाकर्मी के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। यह कविता समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उसके व्यवसायीकरण करने को दर्शाती है। अपनी इस कविता से वे हर ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा कर रहे हैं जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। अब चलते हैं हम कविता की ओर। तो पहले हम संदर्भ करेंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बता के रखा हुआ है कि संदर्भ लिखते समय हमें क्या करना है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं, जिनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में यह कविता मूल रूप से उसी से ली गई है। अब प्रसंग में आते हैं। तो जो खंड हम पढ़ेंगे उस खंड का ही हम प्रसंग भी लिखेंगे, पूरे का नहीं प्रसंग लिखेंगे। हर खंड का प्रसंग हमको लिखना होगा, या जिस खंड के विषय में हमसे परीक्षक पूछेगा हम उस खंड का ही प्रसंग लिखेंगे। तो अभी मेरा खंड है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस खंड का हम आपको भावार्थ बताएंगे और उसी खंड का हम प्रसंग भी लिखेंगे। तो लिखेंगे हम प्रसंग में, रघुवीर सहाय कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के हास को कविता का कथन बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। भावार्थ इसका जानते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कह रहा है कि यह पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमजोर व्यक्ति को एक कमरे में ले जाते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा समर्थवान और शक्तिवान हैं, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं, आप अपना दुख बताइए, आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है, कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेक्नीशियन से, मतलब जो कैमरामैन है, उससे कहेगा कि कैमरे को जूम करके बड़ा करके दिखाओ।
एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा एवं दया की भावनाओं को जागृत कर उसका व्यवसायिक लाभ उठाना है। फिर भी उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की कड़ी को फिर हम प्रारंभ हो जाती है, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। कभी यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से ये इशारा कर देता है उस मीडिया कर्मी को या उस चैनल को कि अगर वह नहीं बता पाएगा, वास्तव में जो दुखी होता है वह जल्दी अपने दुख को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। यह एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का वास्तविक उद्देश्य अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक दृष्टि से सफल और लोकप्रिय बनाना है। जो पहले से ही दुखी है उसे बार बार उसके दुख और अक्षमता की याद दिलाना अत्यंत कष्टकारक और एक अमानवीय कृत्य है। इससे व्यावसायिकता की ओर प्रेरित होकर कुछ भी कर गुजरने वालों के सारोकार को ये पता नहीं होता है कि उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही है। काव्य सौंदर्य इसका तो काव्य सौंदर्य ये होगा कि दूरदर्शन वालों के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मी की जो मीडिया कर्मी होते हैं उनकी संवेदनहीनता, अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है। कविता की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है और इसमें मिथक का गुणगान, झूठ का भी गुणगान विद्यमान है। शैली व्यंग प्रधान है और पूरे विवरण क्रम को एक नाटकीय पुट देती है। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का और बस थोड़ी ही कसर रह गई है। भाषा में भी अव्ययों के प्रयोग का कवि ने प्रयोग किया है और एक अपने वर्णन को एक नई दिशा प्रदान की है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। रोचक माने दिलचस्प, वास्ते के लिए तो संदर्भ यथावत लिखेंगे और प्रसंग अब हम यहाँ पे फिर से परिवर्तित हो जाएगा कि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता की भावभंगिमा युक्त प्रस्तुति का चित्रण करते हुए कवि यहाँ कह रहा है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय ढंग से केवल अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और व्यावसायिक सफलता को प्रमुखता देते हुए प्रश्न पूछता है। व्याख्या पे आते हैं। कवि कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित है। वह इस दुख को भोगकर कैसा महसूस करता है। जैसा प्रश्न अमानवीयता की हद को पार करने जैसा है। वस्तुतः जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता की ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके
अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावना को कुरेद कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला उसके अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यप्रद बना देता है। इसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारे द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। इशारे करने लगता है वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का ये बेहतर मौका है, जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यही प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल और प्रभावशाली बनाना। कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता से संभवतः परेशान नहीं होता, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं होता, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरन उसे इसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी उसे प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता का श्रेय मिलेगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जाता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा एवं सहानुभूति की भावना को जागृत कर दे। यह एक त्रसादिपूर्ण विडंबना है। काव्य सौंदर्य। कविता की भाषा सरल एवं सहज और स्पष्ट है। जन्म सामान्य में प्रचलित खड़ी बोली के शब्दों को लेकर बातचीत की शैली में कवि ने यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बदली हुई जीवन स्थितियों में सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर सजग टिप्पणी करना नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। यह बात यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चलते हैं तीसरे खंड के लिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप मुस्कुराएंगे, हम आप देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कसमसाहट माने होता बेचैनी, अपंगता माने होता अपाहिजपन, जुड़ा हुआ, युक्त माने जुड़ा हुआ। तो प्रसंग वैसा ही रहेगा और संदर्भ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ कभी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मी की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। व्याख्या पे आएंगे। कवि आगे कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट अर्थात पीड़ा को ना कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा हुआ असमंजस, दुख, बेचैनी
को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों ही मनोदशा या मना स्थिति एक हो जाएगी। दोनों की मना स्थिति जब एक हो जाएगी तब यह कार्यक्रम सफल माना जाएगा। अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देश पर रो नहीं पाता, तो वह उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है। जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत जरूरी है। कवि आगे कहता है कि टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य होता है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता। इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इससे अमानवीय एवं त्रसाद जैसी स्थितियां पैदा होती हैं जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। काव्य सौंदर्य जैसे कि भाषा सहज है, बोधगम्य है, सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों के जरिए कवि ने एक सामाजिक तथ्य अर्थात पर्दे के पीछे की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। कवि के विवरण का ढंग अत्यंत रोचक एवं नाटकीय है। कविता में एक नया अर्थ, सौंदर्य एवं प्रभाव उत्पन्न कर दिया गया है। दूरदर्शन प्रस्तुतकर्ता को व्यावसायिकता से प्रेरित अमानवीय कार्यशैली वाले लोगों के रूप में प्रदर्शित करते हुए कवि ने यह संदेश दिया कि सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कार्यक्रमों के कर्ता धर्ता वर्तमान मानसिकता से विकलांग हैं। सामाजिकता का संबंध अनिवार्य रूप से संवेदनशीलता से नहीं है। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के पीछे भी व्यावसायिक दृष्टिकोण ही काम करता है, मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं। तो आशा है कि आपको पढ़ाए गए पाठ का भावार्थ और काव्य सौंदर्य समझ आ गया होगा और प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।